ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 28 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आपको उपलब्ध करवाया जा चुका है। पार्ट 2 के अंतर्गत कुल 60 प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो अगर महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न, जैसा कि आपको बताया गया कि पहले पार्ट में 65 प्रश्न उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये 66 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण को विकसित करने का श्रेय किसे है? अब ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण को विकसित करने का श्रेय किसको है? ए मैकइवर यूपेज को, बी एम.एन. श्रीनिवास को, सी श्यामचरण दुबे को और डी आर.के. मुखर्जी को। तो ये किसको है भाई? तो ये है एम.एन. श्रीनिवास जी को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को कर देती है। ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को कर देती है। अगर पश्चिमीकरण बढ़ता है तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये धीमा हो जाता है? ए, बी सामान्य, सी स्थिर और डी तीव्र। तो ये हो जाता है तीव्र। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है पश्चिमीकरण की वजह से। तो 67 का क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका डी। अगला देखें आप जो है, एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को माना है। ये कहा जा रहा है कि एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को माना है। ए वस्तुपरक, बी व्यक्तिपरक, सी समूह परक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको इन्होंने माना है वस्तुपरक। क्या माना है? वस्तुपरक माना है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा है? पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पे कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा है पूछा जा रहा है। ए विधवाओं का पुनर्विवाह, बी बाल विवाह पर रोक, सी स्त्रियों की शिक्षा और डी मुद्रा का प्रचलन। तो यहाँ पे आप देखें तो विधवा पुनर्विवाह पे जो पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा, बाल विवाह पर पड़ा है, स्त्रियों की शिक्षा पर पड़ा है। ये मुद्रा का प्रचलन, इसका प्रभाव जो है वो ये प्रभाव जो है पश्चिमीकरण का नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि मुद्रा का प्रचलन पहले से भी रहा है। अगला देखें तो किसके आलोचक मानते हैं कि डैश किसके आलोचक मानते हैं कि डैश पश्चिमी समाज का अंधा अनुकरण है? किसके आलोचक मानते हैं कि डैश पश्चिमीकरण का अंधा अनुकरण है? ए वैश्वीकरण का, बी पश्चिमीकरण का, सी नगरीकरण का और डी उदारीकरण का। तो ये माना जाता है पश्चिमीकरण पश्चिमी समाज का अंधा अनुकरण माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन पश्चिमीकरण से संबंधित थे। इससे पहले भी 5 क्वेश्चन आपको जो पश्चिमीकरण के उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तो पश्चिमीकरण चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए। चलिए अगला देखें हम जो है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है और वो चैप्टर है संस्कृतिकरण का। अब इसी से संबंधित प्रश्न आपको उपलब्ध होंगे यहाँ पे। इसमें देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया माना है? ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विचारक है जो संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया मानता है? ए योगेंद्र सिंह, बी जी.एस. घुरिये, सी राधाकमल मुखर्जी और डी एम.एन. श्रीनिवास। तो ये मानता है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, या मानते हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को विसंस्कृतिकरण का नाम दिया है? ये पूछा जा रहा है कि किस विचारक ने संस्कृतिकरण को विसंस्कृतिकरण का नाम दिया है? ए एम.एन. श्रीनिवास, बी श्यामचरण दुबे, सी डी.एन. मजुमदार और डी आई.पी. देसाई। तो ये दिया गया है डी.एन. मजुमदार के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को जनजातीकरण कहा है? अब ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विचारक है जिसने संस्कृतिकरण को जनजातीकरण कहा है? ए मैक्स वेबर, बी एस कालिया,
सी ठक्कर बप्पा और डी एल्विन। तो ये कहा गया है एस कालिया के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को कुलीनीकरण कहा है? किस विचारक ने संस्कृतिकरण को कुलीनीकरण कहा है? ए नर्मदेश्वर प्रसाद, बी डी एन मजुमदार, सी लुइस डूमा और डी महात्मा गांधी। तो किसने कहा है भाई? तो ये कहा गया है नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है। ये कथन किसका है? ए नीरा देसाई, बी योगेंद्र सिंह, सी डीपी मुखर्जी और डी एम.एन. श्रीनिवास। तो ये जो कथन है वो संबंधित है एम.एन. श्रीनिवास जी से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का वास्तविक आधार किसे माना है? एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का वास्तविक आधार किसे माना है? ए जाति को, बी प्रभु जाति को, सी संस्कृति को और डी वर्ग को। तो इन्होंने माना है प्रभु जाति को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन का एक डैश प्रक्रिया है। ये कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण जो है सामाजिक परिवर्तन की एक डैश प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है भाई? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों और डी असहयोगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जो संस्कृतिकरण है आपका वो परिवर्तन की आंतरिक प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ए बाह्य परिवर्तन, बी संरचनात्मक परिवर्तन, सी मात्र पदमूलक परिवर्तन और डी उक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए, संस्कृतिकरण की वजह से केवल व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होता है, स्थिति परिवर्तन होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, संस्कृतिकरण द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है? ये कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है? ए ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता, बी अधोगामी सांस्कृतिक गतिशीलता, सी क्षैतिज सांस्कृतिक गतिशीलता और डी युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण की वजह से जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसमें जो है ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखें, तो संस्कृतिकरण द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है? ये कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य, वहाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में था, यहाँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है? ए अधोगामी गतिशीलता, बी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, सी क्षैतिज गतिशीलता और डी अधोमुखी अधोगामी या एवं ऊर्ध्वगामी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कौन सी गतिशीलता देखने को मिलती है? तो यहाँ जो है देखेंगे आप तो आपको क्षैतिज गतिशीलता आपको देखने को मिलेगी, ना अधोगामी ना ऊर्ध्वगामी, बल्कि क्षैतिज गतिशीलता जो है देखने को मिल जाएगी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के द्वारा। अगला देखें, किस विचारक द्वारा दक्षिण भारत में मैसूर में स्थित कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया गया है? किस विचारक द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर में स्थित कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया गया है? ए एम.एन. श्रीनिवास, बी कोलिंडा, सी रिडजर और डी जी.एस. घुरिये। तो ये अध्ययन किया गया है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका मानना है कि भारत की जातियों में गतिशीलता संभव है? यह कहना कि जाति गतिहीन है गलत है। किसका मानना है कि भारत की जातियों में गतिशीलता संभव है? यह कहना कि जाति गतिहीन है गलत है। ए मजुमदार, बी रावती कर्वे, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी इमाइल दुर्खिम। तो ये मानना किसका है? एम.एन. श्रीनिवास जी का है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर क्षेत्र के किस गांव का अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर क्षेत्र के किस गांव का अध्ययन किया है? ए कानपुर का, बी करीमपुर गांव का, सी माधवपुर का और डी रामपुरा गांव का। तो ये अध्ययन किया है रामपुरा गांव का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था? ये कहा जा रहा है कि
एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था? ए. रिलीजन एंड सोसाइटी एमॉन्ग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, जो 1952 में प्रकाशित हुई। बी. सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो 1966 में प्रकाशित हुई। सी. इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, 1980। और डी. द सोशल सिस्टम। तो किसमें किया भाई? तो यहाँ पे आप देखें तो रिलीजन एंड सोसाइटी एमॉन्ग द कुर्क्स, ये पुस्तक जो है एम.एन. श्रीनिवास की है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया भी है, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर ये भी है। ये पुस्तक जो है इनकी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो डी ऑप्शन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब 3 ऑप्शनों में देखें तो पहला ऑप्शन रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमॉन्ग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, जो 1952 में प्रकाशित हुई, इसी में इन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अब यहाँ देखें अगला चैप्टर हमारा आ जाता है, लाया गया है अपराध को। तो अपराध से संबंधित प्रश्न हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखें किसके अनुसार, अपराध से संबंधित है ये प्रश्न जो है अभी जा रहा है जो है संस्कृतिकरण में। ये जो है चैप्टर गलत लिखा गया है। तो यहाँ देखें संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। ये पूछा जा रहा है ये किसके अनुसार है? ए. योगेंद्र सिंह, बी. एम.एन. श्रीनिवास, सी. राजबली पांडे और डी. सुरजीत सिन्हा। तो ये संबंधित है एम.एन. श्रीनिवास से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। और आप देखें यहाँ पे अपराध शास्त्र आपका यहाँ से शुरू हो रहा है 86 नंबर से। तो यहाँ से हम अपराध देखेंगे। तो यहाँ देखिए किसने ये कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? किसने ये कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? ए. क्लिफोर्ड शाह, बी. रॉबर्ट ब्रुक्स, सी. सदरलैंड और डी. लेम्ब्रोसो। तो ये कथन है सदरलैंड का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला, निम्न में से किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं? निम्न में से किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं? ए. अगस्त कॉम्टे, बी. इमाइल दुर्कीम, सी. लम्ब्रोसो और डी. सदरलैंड। तो ये कथन है लम्ब्रोसो का। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपराधी जन्मजात नहीं होते सदरलैंड, अपराधी जन्मजात होते हैं लम्ब्रोसो। चलिए अगले पे चलते हैं। अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? ये कहा जा रहा है कि अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? ए. सदरलैंड, बी. बेंथम, सी. टायलर और डी. होमस। तो ये है बेंथम। कौन है? बेंथम है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें किसके अनुसार अपराध वह व्यवहार है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है? किसने कहा कि अपराध वह व्यवहार है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है? ए. रॉबर्ट के मर्टन, बी. डॉक्टर सेथना, सी. लम्ब्रोसो और डी. इमाइल दुर्कीम। तो ये है कथन इमाइल दुर्कीम का। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें निम्नलिखित विचारकों में से किसने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? ए. अल्बर्ट के कोहन, बी. क्लोवार्ड यंग, सी. रॉबर्ट के मर्टन और डी. इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत है वो दिया गया है अल्बर्ट के कोहन के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपराध के नामकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि किस विचारक ने अपराध के नामकरण का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है? ए. होवर्ड एस. बेकर, बी. सदरलैंड, सी. बोकारिया और डी. क्लिनार्ड। तो किसने कर रखा है भाई? तो ये जो अपराध का नामकरण सिद्धांत दिया है होवर्ड एस. बेकर ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? ए. प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, बी. समाजशास्त्रीय संप्रदाय, सी. मनोवैज्ञानिक संप्रदाय और डी. समाजवादी संप्रदाय। तो यहाँ सदरलैंड जो है वो समाजशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किस विचारक ने दिया है? ए. अल्बर्ट के कोहन, बी. क्लोवार्ड यंग, सी. आर. के मर्टन और डी. क्वेटलेट यंग। तो यहाँ पे आप देखिए
तो अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत जो दिया गया है वो क्वेटलेट और बेरी के द्वारा दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 93 का किस पे टिक लगाएंगे आप? डी पे। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता या बिगाड़ता है? अब देख ले, किसने कहा मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता और बिगाड़ता है? ए पार्सन्स, बी फेयरचाइल्ड, सी महात्मा गांधी और डी न्यू मेयर। तो ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जाता है और यह है न्यू मेयर का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से आधुनिक समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये कहा जा रहा है कि आधुनिक समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए लम्ब्रोसो, बी इलियट और मेरिल, सी सदरलैंड और डी न्यू मेयर। तो जो आधुनिक समाजशास्त्र का जनक है वो है लम्ब्रोसो। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ जो सूची आपकी दी जा रही है सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 का जो संबंध है सूची 1 का जो संबंध है आपका वो अपराध के सिद्धांत से है और जो सूची 2 का संबंध है वो प्रतिपादक से है। तो इसका मतलब ये है कि हमें मिलान करना है ए का बी से। अपराध के सिद्धांत दिए गए हैं और उसके प्रतिपादकों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग जो है शास्त्रीय सिद्धांत। ये कहा जा रहा है कि अपराध का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो हम मिलान करते हैं तो ये बेकारिया से संबंधित है। तो हम जो है बोकारिया पे जो है वो लगा लेते हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम देखें तो अगला प्रश्न आपका दिया जा रहा है जो है भौगोलिक सिद्धांत। तो अपराध का भौगोलिक सिद्धांत दिया है क्वेटलेट ने। चलिए अगला देखिए, प्रारूपवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लम्ब्रोसो से। और यहाँ जो कि है समाजशास्त्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है सदरलैंड से। तो यहाँ पे आप देखिए जो उत्तर सही होगा वो होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन पे आपका दिया जा रहा है 4 2 1 3। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय यह मानता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय यह मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? भाई अपराधी जन्मजात होते हैं किसने कहा है? लम्ब्रोसो ने कहा है। वो किस संप्रदाय से संबंधित रहे हैं? ए शास्त्रीय संप्रदाय, बी भौगोलिक संप्रदाय, सी समाजशास्त्रीय संप्रदाय और डी प्रारूपवादी या इटालियन संप्रदाय या प्रत्यक्षवादी संप्रदाय। तो ये संबंधित हैं जो है प्रारूपवादी संप्रदाय से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी इमाइल दुर्कीम, सी लम्ब्रोसो और डी कोहेन। तो ये माना जाता है लम्ब्रोसो को। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें, अगला देखें हम जो है तो किसके अनुसार अपराध एक विचलित व्यवहार है? ये कहा जा रहा है किसके अनुसार अपराध एक विचलित व्यवहार है? ए अल्बर्ट कोहन, बी हैकरबाल, सी वाल्टर मिलर और डी रॉबर्ट के मर्टन। तो अपराध एक विचलित व्यवहार है, संबंधित है रॉबर्ट के मर्टन से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 99 का डी। चलिए अगले पे चलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय आधार पर विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत या विभेदक साहचर्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय आधार पर विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत या विभेदक साहचर्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये भी अपराध के सिद्धांत से संबंधित है। ए इमाइल दुर्कीम, बी लम्ब्रोसो, सी मर्टन और डी सदरलैंड। तो ये संबंधित है सदरलैंड से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, बाल अपराध से संबंधित प्रश्न आ गए आपके। तो यहाँ देखते हैं बाल अपराध में क्या क्या पूछा गया आपसे। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु अपराधी और बाल अपराधी के बीच अंतर का आधार नहीं है? ये कहा जा रहा है कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है, विकल्प है जो अपराधी और बाल अपराधी के बीच अंतर का आधार व्यक्त नहीं करता है? ए आयु भेद, बी यौन भेद, सी लक्ष्य भेद और डी समझदारी भेद। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आयु भेद, लक्ष्य भेद और समझदारी भेद ये जो है अंतर करते हैं बाल अपराध और
अपराधी और बाल अपराधी में, लेकिन यौन भेद जो है वो नहीं करता, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखें, भारत में जेल सांख्यिकी 2019 के अनुसार कुल कितने ब्रोस्टल स्कूल हैं? ये कहा जा रहा है भारत में जेल सांख्यिकी 2019 के अनुसार कुल कितने ब्रोस्टल स्कूल हैं? ए 22, बी 21, सी 19 और डी 20। तो ये है सी 19 है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, किशोर न्यायालय अधिनियम 1986 कब पारित किया गया? ये कहा जा रहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 कब पारित किया गया? ए 2 दिसंबर 1986 को, बी 2 अक्टूबर 1986 को, सी 26 जनवरी 1987 को और डी 2 अक्टूबर 1987 को। तो किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया गया 2 अक्टूबर 1987 को, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, कितने वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ये कहा जा रहा है कि कितने वर्ष की से कम आयु के बालक या बालिका द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ए 5 वर्ष से कम, बी 9 वर्ष से कम, सी 7 वर्ष से कम और डी 11 वर्ष से कम। तो ये है 7 वर्ष से कम, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, बाल अपराध से संबंधित व्याधिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये कहा जा रहा है कि बाल अपराध से संबंधित व्याधिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए दुर्कीम, बी पार्सन्स, सी थ्रेसर और डी रॉबर्ट मर्टन। तो किसके द्वारा दिया गया है भाई ये? तो ये दिया गया है रॉबर्ट मर्टन के द्वारा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, ब्रोस्टल स्कूल के साथ नाम जुड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ब्रोस्टल स्कूल के साथ किसका नाम जुड़ा है? ए एल्विन रेगलिस ब्राइस, बी अल्बर्ट कोहन, सी इलियट मैरिल और डी हार्वर्ड बेकर। तो ब्रोस्टल स्कूल के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो एल्विन रेगिल्स ब्राइस का, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, ब्रोस्टल स्कूल खोलने का श्रेय या जन्मदाता निम्नलिखित में से किसको है? कहने का मतलब कि जो ब्रोस्टल स्कूल है उसको खोलने का श्रेय किस विचारक को जाता है? ए या किस व्यक्ति को जाता है? ए वाल्टर मिलर, बी एल्विन रेगिल्स ब्राइस और सी सर अलेक्जेंडर पैटरसन और डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोस्टल स्कूल खोलने का जो श्रेय जाता है वो सर अलेक्जेंडर पैटरसन को जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ये कहा जा रहा है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए अलेक्जेंडर, बी विलियम वाइट, सी थ्रेसर और डी जॉर्ज बोल्ड। तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो पुस्तक के लेखक हैं वो विलियम वाइट है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 108 का बी। चलिए अगला देखें, किशोर अपराधी कानून 2014। किशोर अपराधी कानून 2014 कितने वर्ष के अपराधियों पर लागू होता है? ए 7 से 16 वर्ष तक, बी 7 से 18 वर्ष तक, सी 16 से 22 वर्ष तक और डी 12 से 20 वर्ष तक। तो किशोर अपराधी कानून 2014 लागू होता है 16 से 22 वर्ष तक, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 से 22 वर्ष के अपराधियों पर ये कानून लागू होता है। अगला देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानक बाल अपराधियों प्रोण अपराध के अंतर प्रदर्शित करता है? ये कहा जा रहा है कि कौन सा मानक या कौन सा आधार है जो बाल अपराध एवं प्रोण अपराध के बीच अंतर प्रदर्शित करता है? ए आयु, बी लिंग, सी अपराध की प्रकृति और डी आयु और लिंग दोनों। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दिया जा रहा है आयु और लिंग दोनों। मानक है बाल अपराध और प्रोण अपराध के बीच अंतर करने। अपराध एवं बाल अपराध नहीं पूछा जा रहा, बाल अपराध एवं प्रोण अपराध के बीच अंतर करने, तो ये दो चीज़ों से होता है, वो है आयु और लिंग दोनों के आधार पर होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, प्राचीर विहीन जेल। प्राचीर विहीन जेल निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा है? ए महात्मा गांधी, बी प्रोफेसर हेज, सी संपूर्णानंद डॉक्टर संपूर्णानंद और डी डॉक्टर विनय सरकार। तो ये अवधारणा है डॉक्टर संपूर्णानंद की, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की न्यूनतम आयु है। ये कहा जा रहा है किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की न्यूनतम आयु कितनी है? ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 16 वर्ष। तो ये है
7 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकतम अपराधी लड़के और लड़कियों के लिए जो है अंतर किया गया है, लड़के 16 वर्ष और लड़कियां 18 वर्ष। ध्यान रहे, ये भी प्रश्न आपसे पूछता है। चलिए अब अगला चैप्टर हमारा आ गया श्वेत वसन अपराध का। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके आते हैं। तो यहाँ देखें, श्वेत वसन अपराध से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि श्वेत वसन अपराध से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ए, कड़े कानून प्रभावी ढंग से लागू करना। बी, अपनी निजी जानकारी के प्रति सचेत रहना। सी, श्वेत वसन अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना। डी, उपरोक्त सभी उपाय। तो यहाँ पे आप देखें तो श्वेत वसन अपराध से बचने के लिए उपरोक्त सभी उपाय किए जाने आवश्यक हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखें, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के उल्लंघन को कहा जाता है। उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग जो है के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के कृत्यों का उल्लंघन को कहा जाता है। ए, परिस्थितिगत अपराध के रूप में। बी, परंपरागत अपराध के रूप में। सी, संगठित अपराध के रूप में। और डी, सफ़ेदपोश अपराध के रूप में। तो ये आता है सफ़ेदपोश अपराध के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो आगे एक पुस्तक आपसे पूछी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी जो प्रकाशित होती है 1940 में, शीर्षक के अंतर्गत किसने श्वेत वसन अपराध पर विचारात्मक तथ्य प्रस्तुत किया है। तो वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी पुस्तक किसकी है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। और इस पुस्तक में श्वेत वसन अपराध पर विचारात्मक तथ्य जो है वो प्रकट किए गए हैं। ए, क्लिफोर्ड शाह। बी, रॉबर्ट ब्रुक्स। सी, सदरलैंड। और डी, लम्ब्रोसो। तो ये किया गया है सदरलैंड के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसन विहीन अपराध का नाम दिया है। ये कहा जा रहा है किसने मलिन बस्तियों के आपराधिक क्रियाओं को वसन विहीन अपराध नाम दिया है। ए, ट्राफ्ट। बी, सदरलैंड। सी, बोकारिया। और डी, क्लिनार्ड। तो ये नाम दिया गया है ट्राफ्ट के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो 116 का ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से एक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो यहाँ व्यावसायिक सिद्धांत, अपराध का व्यावसायिक सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। ए, अल्बर्ट के कोहन। बी, क्लोवार्ड या वॉहलिन। सी, सदरलैंड। और डी, इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आप देखें तो वही श्वेत वसन अपराध या एक्यूपेशनल क्राइम की बात हो रही है, व्यावसायिक अपराध की बात हो रही है। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया सदरलैंड के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था। ए, यूएसए के मांस उद्योग पर। बी, जर्मनी के कपड़ा उद्योग पर। सी, अफ्रीका के कोयला खदानों पर। और डी, यूके के बागान उद्योग पर। तो ये अध्ययन किया गया था यूएसए के मांस उद्योग पर, इंग्लैंड में मांस उद्योग पर किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखें, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा। कहा जा रहा है कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको है। ए, ट्राफ्ट को है। बी, सदरलैंड को है। सी, बोकारिया। और डी, क्लिनार्ड। किसको है भाई, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय सदरलैंड को है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, सदरलैंड ने बताया कि श्वेत वसन अपराध मुख्यतः डैश का उल्लंघन है। सदरलैंड ने बताया कि श्वेत वसन का अपराध मुख्यतः डैश का उल्लंघन है। ए, प्रतिमान का। बी, मूल्य का। सी, विश्वास का। और डी, धर्म का। तो यह है विश्वास का उल्लंघन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए, सदरलैंड यो आर क्रेसी। बी, लम्ब्रोसो। सी, क्लोवार्ड यो वॉहलिन। और डी, अल्बर्ट के कोहन। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं सदरलैंड यो आर क्रेसी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सदरलैंड के अनुसार अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। ये कहा जा रहा है कि सदरलैंड के अनुसार अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए क्या उत्तरदायी है। ए, तीव्र महत्वाकांक्षा। बी, अच्छे व्यापार की मांग। सी, विभिन्न संपर्क। और डी, बदला लेने की भावना।
तो यहाँ सदरलैंड की बात हो रही है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया, इसलिए विभिन्न संपर्क जो है उत्तर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? ए निम्न वर्ग अपराधी, बी श्वेत वसन अपराधी और डी व्यावसायिक अपराधी और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए तो सदरलैंड ने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्न वर्ग अपराधी और श्वेत वसन अपराधी का उल्लेख किया, इस वजह से ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखिए आप, किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है? किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध वह है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है? ए सदरलैंड, बी थ्रेसर, सी राइट मिल्स और डी ट्राफ्ट। तो ये कथन है ट्राफ्ट का, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न हमारा जो है वो है तीव्र गति। ये कहा जा रहा है कि तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण से निम्नलिखित में से किसमें सफ़ेद पोश अपराधों की दर बढ़ी है? ये कहा जा रहा है कि जो तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है उसकी वजह से निम्नलिखित में से किसमें सफ़ेद पोश अपराधों की दर बढ़ी है? ए बिजनेसमैन में, बी कार्यालय क्लर्क में, सी खेतिहर मजदूर में और डी स्कूल टीचर में। तो ये बढ़ा है बिजनेसमैन में, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 125 प्रश्न जो आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 28 में उपलब्ध करवाए गए हैं उसके उत्तर हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।